नमस्कार दोस्तों। हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, उसमें हमने कृषि पढ़ ली थी, उद्योगों पे चल रहे थे। उद्योगों में हमने ये 3 उद्योग पढ़ लिए थे। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे निर्माण उद्योग की और शेष बचे हुए विविध उद्योगों की। ठीक है, तो ठीक है, तीसरे उद्योग पे आते हैं, निर्माण उद्योग। देखिए, निर्माण मुगल काल की सबसे खास विशेषता थी। मुगल काल के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्किटेक्चर बना था और मुगल काल के अंदर ताजमहल से लेकर लाल किले से लेके बड़े बड़े शाही दरबारों से लेकर और विभिन्न प्रकार के उस समय वास्तु से संबंधित है वो स्थापत्य निर्मित हुआ था। तो मुगलों के अंदर ये सबसे खास विशेषता थी, उनका स्थापत्य के क्षेत्र में गजब की देन थी। तो इस समय जितने भी घर वगैरह बनाए जाते थे, जितने भी निर्माण हुए, वो सारे के सारे निर्माण आपके या तो ईंटों से हुए थे या फिर आपके वो पक्के उसके पत्थरों से हुए थे। ठीक है, तो इस समय के जो निर्माण कार्य थे वो 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। हम सीधे तौर पे लिखेंगे कि इस समय का जो निर्माण था वो पत्थरों से हुआ था और ईंटों से हुआ था। तो पहले हम थोड़ा सा ईंटों के बारे में लिख लेते हैं, फिर हम पत्थरों का निर्माण के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे कि इस समय निर्माण कार्य ईंटों व पत्थरों से होता था। ठीक है, पहली बात, ईंटों और पत्थरों से होता था। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एक के बारे में, ईंटों से निर्माण कार्य का। अब ईंटों से जो निर्माण होता था वो बेसिकली सामान्य जनता का जो घर होते थे वो ईंटों से बने हुए थे, आम आदमियों के। और पत्थरों का प्रयोग उस समय विशिष्ट व्यक्ति करते थे। ठीक है, तो आम आदमियों का जो घर बनते थे वो ईंटों से बने हुए होते थे। तो पहला बिंदु हम क्या लिखेंगे कि आम जनता द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो इसके लिए कोई मानचित्र नक्शे की जरूरत होती नहीं थी, इसके लिए कोई चूने गारे की जरूरत होती नहीं थी, इसके लिए पत्थर कटिंग की जरूरत होती नहीं थी, इसके लिए कोई जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती नहीं थी, इसके लिए कोई मजदूरों की आवश्यकता नहीं थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं थी। ये बहुत आसानी से वो बना लिए जाते थे और उस समय घास फूस गोबर वगैरह इनसे करके और बना लिए जाते थे। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, दीवारें वगैरह गोबर की बना दी जाती थी, बीच में ईंटें डाल दी जाती थी और साथ में इनकी जो छतें होती थी वो आपके यूँ समझिए कि मिट्टी की खपरेल बना दी जाती थी। खपरेल मतलब छत आप कह सकते हो, मिट्टी की खपरेल बना दी जाती थी, है ना। सामान्य शब्दों में छत समझ लो आप। इसकी खास बात ये होती थी कि यह गर्मियों में ठंडी रहती थी और सर्दियों में ये गर्म रहती थी। ठीक है, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत, उसमें बारिश की ऋतु में ज़रूर दिक्कत आती थी, लेकिन फिर इसमें इस प्रकार का प्लास्टर रहता है कि दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। ऊपर झाड़ियाँ डाल दी जाती है तो झोंपे की तरह, तो इससे क्या होता है कि बारिश का पानी भी नीचे नहीं आता है। ठीक है, मिट्टी की खपरेल बनाई जाती थी जो वातानुकूलित होती थी, जो होती थी। क्लियर। अब हम आते हैं जो पत्थर के घर होते थे उनका, पत्थरों से निर्माण। पत्थरों से निर्माण, अगर पत्थरों से निर्माण की बात करें तो ये विशिष्ट व्यक्तियों के
द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इसका उपयोग कौन करता था? विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वर्ग आप कह सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अभी पत्थरों से घर बनाने से पहले क्या करते थे? एक ही नक्शा बनाते थे, जिसे तरह कहा जाता था। आप तरह याद कर लो, किस तरह से, तरह का मतलब किस प्रकार से। तो एक तरह बनाया जाता था और तरह के अनुरूप ही पूरा घर जो है वो या भवन बना दिया जाता था। उसकी जो नींव होती थी वो पत्थरों से भरी जाती थी और साथ में एक आपकी वाटर प्रूफ यूँ कहिए कि घोल भी डाल दिया जाता था ताकि पानी है वो अंदर ना जाए। तो इस तरह से नींव भर दी जाती थी। चूँकि उस समय नींव भरते थे तो काफ़ी भारी मात्रा में कुछ सामग्री भी होती थी, तो उसके लिए इन्होंने एक आपके जो ट्रॉली बैग होती है ना, वैसा एक बना रखा था और पास में कुआं खोद देते थे ताकि जल आपूर्ति हो सके। इस तरह से गृह निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। उपयोग किया जाता था भवन निर्माण नक्शे को तरह कहा जाता था, नक्शे के अनुरूप होता था। ठीक है, नींव में पत्थर तथा वाटरप्रूफ लेप, जैसे सरूज कहते हैं वाटरप्रूफ लेप, जिसमें चूना, रेत और राख वगैरह वो शामिल होते थे, लेप डाला जाता था। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना, ये सरूज जो बनाया जाता था इसमें चूना होता था, राख होती थी, रेत होती थी और साथ में कई सारे वनस्पतियां डाल दी जाती थी, जैसे गोंद डाल दिया जाता था, गुड़ डाल दिया जाता था, असेर डाल दिया जाता था, रालदार डाल दिया जाता था, है ना। तो उसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको याद रखना है। राख, रेत, चूना, रालदार, गुड़ व गोंद डाल दिए जाते थे। गोंद का एक प्रकार से लेप होता था। इससे क्या होगा कि जल जो है वो नींव में जाके रिसेगा नहीं। अगर जल रिसना शुरू हो जाता है तो थोड़ी सी बाद में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, तो भवन निर्माण में क्या करते थे? नक्शा यूज करते थे और फिर नींव में पत्थर और ये सरूज नामक एक पूरा का पूरा लेप होता था, वो डाल दिया जाता था। ठीक है, इस समय जो है वो भारी पदार्थ होते थे, उनको सामान के लिए चरखी या गरारी यूज की जाती थी। भारी सामान ढोने के लिए पुल्ली कह सकते हो, पुल करने वाली मशीन का उपयोग किया जाता था। उपयोग किया जाता था। साथ ही
शाहकान द्वारा पास में कुआं खोद दिया जाता था। ठीक है, ताकि कुआं खोदने का कार्य ये शाहकान का होता था। कुआं खोद दिया जाता था ताकि जल आपूर्ति हो सके। ठीक है, और साकिया से जल निकाला जाता था। साकिया ईरानी रहट होता था, गोल आकार का, से जल कुएं से बाहर निकाला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से विशिष्ट वर्ग पत्थरों का उपयोग करता था। और मकान का निर्माण जो होता था, भवन का, वो इस तरह से किया जाता था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से नक्शा बनाते थे, नींव में किस तरह से पत्थर और वाटरप्रूफ लेप डालते थे, भारी सामान इधर उधर कैसे करते थे, जल की आपूर्ति है वो कैसे करते थे। ये सब बातें हो जाने के बाद में अब लिख लीजिए, अगली जो बात आती है वो ये आती है कि अब इस समय के भवनों की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं थी इस समय के जो भवन थे, उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। देखो, एक तो संगमरमर जैसा अच्छा पत्थर यूज किया जाता था। दूसरा विशेषता ये थी कि बिल्कुल दीवारों को ठीक तरीके से मूंगे से सजाया जाता था। दीवारों में कांच लगे रहते थे, और साथ ही साथ उसके अंदर आपके यूं कहिए कि एक कलाकृतियाँ होती है, शिल्प का गजब का चित्रण ऊपर है वो उसके रहता था। और साथ ही साथ मजबूत दीवारें होती थी। ठीक है, ताकि उसको कभी भी कोई ऐसा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। फिर भवन निर्माण हमारे पूरा हो जाएगा। ठीक है, पहला बिंदु संग मूसा संग अबरी, ये जो है ना, ये सारे के सारे पत्थर के एक प्रकार से है वो क्वालिटीज है। संग असम, संग मेहताबी, संग मरमर। ठीक है, जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। उपयोग किया जाता था। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर आपके रूपावास भरतपुर में काफ़ी संख्या मिलता था, फतेहपुर सीकरी में मिलता था। बिहार के अंदर भी गया में एक प्रकार से संगमरमर की खानें थी। मारवाड़ से भी संगमरमर लिया जाता था। ठीक है, इन पत्थरों के प्राप्ति स्थल बिहार के अंदर एक तो था गया, एक था सहारनपुर के पास में राजगीर। बिहार हो गया, मारवाड़ हो गया, जिसमें जोधपुर और नागौर आ जाएंगे। लाल बलुआ पत्थर जो है वो फतेहपुर सीकरी व रूपावास भरतपुर से प्राप्त होता था।
ये कई बार पूछ लेते हैं कि मुगल कालीन इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर किस स्थान से प्राप्त होता था। तो ये सीकरी और रूपावास का नाम याद रखना, और ये राजगीर और गया का स्पेशली याद रखना, ठीक है। बाकी ये संग 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 तो वैसे समझ में आ जाएगा कि पत्थरों की वैरायटीज़ थी, है ना, मार्बल्स की वैरायटीज़ थी, ठीक है। तो एक तो इन पत्थरों का स्पेशली यूज़ किया जाता था इस समय के भवन निर्माण के लिए। एक खास बात और भी थी इसमें कि पत्थरों के साथ में बहुमूल्य कीमती लकड़ियों का भी उपयोग होता था, क्योंकि उस समय छतें वगैरह आरसीसी तो थी नहीं, लकड़ियों का उपयोग होता था। तो जो लकड़ियाँ थी, अब मैं अगर फजल की बात करूं तो फजल ने 72 टाइप की लकड़ियों के नाम लिखे हैं, जिसमें से ऐसा लिखा है कि 8 प्रकार की लकड़ी इस्तेमाल होती थी, और सिसुआ लकड़ी जो थी वो सबसे प्रसिद्ध लकड़ी मानी गई थी, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसमें पत्थर के साथ लकड़ी का प्रयोग होता था। फजल ने 72 प्रकार की लकड़ियों का उल्लेख किया है। जिसमें 8 प्रकार या 8 किस्में इस्तेमाल होती थी। सिसुआ लकड़ी प्रसिद्ध होती थी, ठीक है। ये लकड़ी की बात हो गई, तो लकड़ियां प्रयोग हो गई और पत्थर प्रयोग हो गया। अब तीसरा दीवारों को सजाने का भी काम होता था, ठीक है। तो दीवारों को आपके विभिन्न प्रकार के महंगे पत्थर होते थे, मूंगा जैसे, उनसे अकीक और मूंगा जैसे मूल्यवान पत्थरों से सजाया जाता था। अकीक व मार्जन, मार्जन मतलब मूंगा जैसे मूल्यवान पत्थरों का उपयोग दीवारों को सजाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये दीवारें सजाई भी जाती थी। अब इसमें शीशे डाले जाते थे, आबदान जैसे हम कहते हैं। तो दीवारों में शीशों का उपयोग भी किया जाता था, जो खिड़कियों में वगैरह में, गुसल खानों में यूज किए जाते थे। खिड़कियों गुसल खानों में, गुप्त भवन होते थे गुसल खान, शीशा शीशा प्रयोग में लाया गया था। ठीक है, ये हो गया, शीशे हो गए और मूल्यवान पत्थर हो गए, लकड़ियाँ हो गई और सजावट आ गई। ठीक है, अब एक बिंदु और शेष बचता है कि इस समय ये जो भवन होते थे, इसमें ये सरोज का उपयोग किया जाता था, ये वाटरप्रूफ बनाए जाते थे। ये सरोज के साथ में कुछ और भी कलाकारी होती थी, है ना, वो एक लास्ट बिंदु और लिख लेते हैं।
सरोज का वैसे लिख लिया है तो ठीक है। दीवारों को कैसा बनाया जाता था? वाटरप्रूफ बनाया जाता था ताकि बरसात की ऋतु में पानी अंदर ना आए, बनाया जाता था। इस हेतु सरूज के साथ, सरू तो वो गारा मैंने आपको बताया, साथ कई विशिष्ट परतें जैसे कुछ विशिष्ट परतें बनाई जाती जिसमें कुछ और आइटम्स भी मिलाए जाते थे ताकि पानी है वो अंदर नहीं आ सके। तो उन विशिष्ट परतों में क्या क्या होता था, जैसे अस्त्रकारी, अस्त्र बनाया जाता था, मतलब एक्स्ट्रा एक और लेप लगाया जाता था। और अस्त्रकारी के अलावा शब्दलकारी, ठीक है, अस्त्र होता था, शब्दल हो गया। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो आपके एक आता था कहगिल व सिमगिल। ये चार नाम ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई ये इनका संबंध किससे है, तब आप कहोगे दीवारों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए दीवारों में सरूज के साथ मिलकर कुछ और पदार्थ मिला के बनाई गई विभिन्न ऐसी परतें होती थी जो पानी को अंदर आने नहीं देती थी। सिमगिल का उपयोग किया जाता था। नामक परतें बनाई जाती थी, ठीक है। तो दीवारों को वाटरप्रूफ बना दिया गया है। और इसके अलावा पत्थर हो गया, सजावट हो गई, और गुसल खाने आ गए। ठीक, बस इतना ही था। ये था आपके भवन निर्माण का 500 विशेषताएं, भवन कैसे होते थे और निर्माण की क्या क्या वो थी, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं क्या थी। दीवानी इमारत ये सब कुछ देखता था, ठीक है। तो ये उद्योग हो गया, कौन सा, निर्माण इंडस्ट्री पूरी हो जाती है। अब अंत में आता हूं मैं, विविध उद्योग कौन कौन से, तो शेष बचे हुए उद्योग सारे आ जाएंगे इसमें, फिर हमारा उद्योग का चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चौथे बिंदु पे मैं लाता हूं विविध उद्योग। ठीक है, विविध उद्योगों में अपन अगर कुछ बिंदु निकालें तो बहुत ज़्यादा और बहुत शक्तिशाली उद्योग नहीं बचे पीछे। जैसे एक था कागज उद्योग। देखिए, कागज उद्योग की जब बात आती है तब हम कहते हैं कि कागज उस समय भी आज भी उस समय भी और आज भी कागज जो है वो वृक्षों से बनाया जाता है। और हस्तकरघा उद्योग था, हाथों से बनाए जाने वाला छोटी इंडस्ट्री थी। कागज का उपयोग उस समय पांडुलिपियों को लिखने में होता था, और साथ ही साथ चित्रकारी जब की जाती थी चित्रशाला के अंदर तो वो भी कागज पर की जाती थी। हालांकि वो कागज स्टार्टिंग में ईरान से इस्तेफाह नाम से मंगवाया जाता था, बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से भी होनी शुरू हो गई थी, वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये कागज इंडस्ट्री थी। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसका उपयोग लेखन कार्य
तथा चित्रकारी में होता था। चित्रकारी में इस्फहान कागज का उपयोग होता था। जो आरंभ में ईरान से मंगाया जाता था। और बाद में इसका उत्पादन भारत में होता था। इसका उत्पादन ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए आप, भारत में होता था। और इसके अलावा अगर आप ये भी देख सकते हैं कि यह एक घरेलू उद्योग था जो वृक्षों से कागज़ बनाने का काम करता था। स्पेशली बांस से कागज़ बनाए जाते थे। ठीक है, यह घरेलू उद्योग था। बांस से कागज बनाया जाता था। ठीक है, किससे? बांस से कागज बनाया जाता था। एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री थी ये, और साथ साथ में काम इसके क्या क्या थे, किस उद्देश्यों से कागज़ का उत्पादन किया जाता था, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात है ये है कि कहाँ से मुख्य रूप से उत्पादन होता था। चूँकि घरेलू था तो हर जगह से होता था, लेकिन बांस उत्पादक क्षेत्र जहाँ थे वहाँ पे इसका उपयोग जो है वो विशेषकर होता था। ठीक है, जैसे हम देखें तो अहमदाबाद, राजगीर, बिहार के अंदर, और इसके अलावा संभल क्षेत्र, और दक्कन के अंदर चले जाते हैं, दक्कन के कई क्षेत्र। ठीक है, और सियालकोट, सियालकोट के कागज की 3 क्वालिटी बड़ी प्रसिद्ध है। एक मानसिंघी, एक जहांगीरी। सियालकोट, मानसिंघी, जहांगीरी, मानसिंघी और खैरपुरी। एक मिनट, किस्में यहाँ होती थी, और इसमें देखो दौलताबाद आ जाता है दक्षिण में। स्पेशली एक कालपी में महाजनी अखबार भी, पत्र, ये कागज पर प्रोड्यूस होता था। कालपी, प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना।
जब हम कहते हैं ना कि ये मोस्ट नहीं है या ये काम का नहीं है या ये काम का है। अब जैसे सियालकोट की 3 किस्में हैं, मानसिंगी, जहांगीर और खैरपुरी। सपोज करो कल कोई प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित ऐसे ऑप्शन ऐसे ही दे दे कि जहांगीरी, मानसिंगी और खैरपुरी क्या है, फिर ये प्रश्न हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जब तक पूछा नहीं गया है तब तक इसको हम तवज्जो नहीं देते, हम गौर नहीं करते इस पे। तो मैं आपको हर बिंदु पे गौर करवाते हुए चलता हूँ कि किस में किस टाइप का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, मतलब क्या संभावनाएं बनती है। हम संभावनाएं तराश सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक संभावना बनती है और बाकी तो ठीक है, बाकी आप आराम से उत्तर निकाल लोगे इसका, ठीक है। ये तो कागज उद्योग हो गया। अब हम एक और उद्योग देख लेते हैं, चर्म उद्योग, चमड़े का उद्योग। ठीक है। अब चमड़े का उपयोग भी आपके युद्ध में होता था, जैसे कवच बनाना हो, है ना, और साथ साथ में आपके कई सारे वो जो होते हैं पीछे तरकस, वो बनाने हो, जूते बनाने हो, चमड़े के इस प्रकार की चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी उस समय। और बहुत विकसित नहीं था, ये भी कुटीर उद्योगी था। तो चमड़े के अंदर देखें तो देखो सबसे प्रमुख स्थानों में एक तो था सरहिंद। सरहिंद से क्या बनता था, तरकस, कवच और जूते बनते थे। ठीक है, सरहिंद। दूसरा कच्छ क्षेत्र, जहाँ कछुए के जो बॉडी होती थी उससे कवच बनाने का काम होता था। कवच युद्ध में लड़ने वाले ढाल जिसे आप कह सकते हो। सॉरी। कच्छ क्षेत्र में, या इसको ऐसे लिखते हैं, बहुत मजबूत ढाल होता था। ढाल वही जो तलवार चलती है तब सामने ऐसे करते हैं वो, ठीक है। कच्छ हो गया। एक संभल क्षेत्र, जहाँ गेंडे की चमड़ी से कवच बनाए जाते थे। सरहिंद, कच्छ और संभल क्षेत्र। गेंडे की खाल से ठीक है। तो ये 3 मेन एरिया थे और बाकी पूरे भारत में इस उद्योग का विस्तार था, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र थे, ठीक है। बाकी भारत के हर क्षेत्र में है वो चर्म उद्योग विस्तृत था, कोई विशेष जगह ऐसी कोई थी नहीं, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग हो जाता है। सरहिंद हो गया, ठीक है। अब आता है एक नमक उद्योग। नमक तो ठीक है, आपको पता है खारी झीलों से बनाया जाता है, और नमक के लिए सांबर झील राजस्थान के अंदर और शमशाबाद, है लाहौर के अंदर,
ये कच्छ और खंबात दोनों में आ जाएगा, है ना। और मकबूलाबाद, ये मकबूलाबाद है भड़ोस के अंदर। सहित तटीय क्षेत्रों में नमक का उत्पादन होता था। क्षेत्रों में नमक उत्पादन प्रमुख रूप से होता था। और अबुल फजल क्या लिखते हैं कि बंजारे होते थे जो आंतरिक भागों तक नमक ले जाने का काम करते हैं। और सुरजन राय भंडारी ने नमक उद्योगों का भी हमें विवरण दिया है। बंजारों के द्वारा नमक आंतरिक भागों तक ले जाया जाता था। ये अबुल फजल लिखते हैं, ठीक है। और सुरजन राय भंडारी ने नमक कारखानों के नाम भी बताए। ठीक है, ये नमक उद्योग था। तो ये विविध उद्योगों में भी हमने 3-4 उद्योग है वो ले लिए, ठीक है। तो ये थे आपके मुगलकालीन उद्योग। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम कैसे था, फिर मुद्रा सिस्टम कैसे था, और लास्ट में पढ़ेंगे व्यापार। व्यापार पहले इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मुद्रा और बैंकिंग के बिना व्यापार ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।